नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कल्चुरी वंश पे बात कर रहे थे और कल्चुरी वंश के 2 वीडियो आप तक आ चुकी है, कल्चुरी वंश 1 और कल्चुरी वंश 2। मैं आपको ये याद दिला देता हूं कि पिछले बार हमने जब पढ़ा था कल्चुरी वंश पे जब बात करी थी, जो कि सेकंड वीडियो था, वहाँ पर लास्ट शासक पढ़ा था प्रतापमल। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग अंधकार युग और उसके बाद के कल्चुरी शासकों पे बात करेंगे। लेकिन इसे अंधकार युग क्यों कहा जाता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बस इसके शासकों को लेकर क्वेश्चन आएगा तो। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे बहारेंद्र शाह, वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था प्रतापमल के बारे में, जो लास्ट शासक वहाँ पर हमने पढ़ी थी अंधकार युग के पहले। आपको पूछा जा सकता है अंधकार युग के पहले जो शासक था, ठीक है, वो कौन था? प्रतापमल याद रखना, जिसके बारे में हमने देखा था 1198 से, ठीक है, 1222, ये इनका शासन काल रहता है। एक बार समझेंगे। और जो अंधकार युग हम लोग कह रहे हैं, इसके बाद जिसका नाम प्रमुख रूप से सामने आता है, जिसके बाद से हिस्ट्री हमें प्रमाणिक तौर पे या फिर पर्याप्त उसके बारे में हमें पढ़ने के लिए जो स्रोत हैं, ठीक है, या फिर जानकारी हैं वो मिलते हैं, उनका नाम है बहारेंद्र शाह। ठीक है, लेकिन जो बहारेंद्र शाह है इसका शासन काल है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, 1480 से, ठीक है, ये जाएगा 1541 तक। तो एक गैप आप देखेंगे 1222 इसका जो लास्ट है ना शासनकाल है, और इसका जो शुरू हो रहा है, मतलब प्रतापमल की मृत्यु और बहारेंद्र शाह के पूर्व, उसके शासन के पूर्व के बीच का जो पीरियड है, ठीक है, इसको आप देखना। ये दोनों के बीच में तो लगभग 300 साल का गैप आपको नज़र में आ रहा है। क्लियर है? 300 साल का गैप यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, 300 वर्ष का। तो ये 300 वर्ष तक के इतिहास के बारे में हमारे पास कोई पर्याप्त प्रमाणिक स्रोत नहीं है, ठीक है, जिससे हमें उसके बारे में अच्छे से पता नहीं चलता है कि कौन शासक क्या क्या किसने किसने किया है। हालांकि कुछ कुछ स्रोतों से हमें इनके नाम के बारे में पता चलता है, जैसे बहारेंद्र शाह के कोसगई अभिलेख है। बस एक बार समझेंगे तो प्रतापमल लास्ट शासक था अंधकार युग के पहले, जो हमने पढ़ा है 1198 से 1200, ठीक है, 22। अब बहारेंद्र शाह के बारे में हमें पढ़ना है आगे, और इसके बीच का शासकों के बारे में उतना उल्लेख नहीं मिलता, पर्याप्त प्रमाणिक जानकारी उनके बारे में नहीं मिलता है। तो ये 300 वर्ष आप जो देख रहे हो, ठीक है, एक प्रकार का अंधकारपूर्ण रहा है, इसलिए कहा जाता है, ठीक है, अंधकारपूर्ण रहा है। और इसी 300 वर्ष के, है ना, इस अंधकारपूर्ण शासनकाल को या फिर अंधकारपूर्ण इनके जो समय है, इसको अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंधकार युग किसे कहते हैं। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। लेकिन याद रखना, जब बहारेंद्र शाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ मिलता है कोसगई, ठीक है, अभिलेख बहारेंद्र शाह का है, जो कि इसके बारे में हमें जानकारी यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ पे यह उल्लेखित है कि बहारेंद्र शाह के पहले 5 शासकों का नाम, ठीक है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे उल्लेख है कि 5 शासक इसके पूर्व थे। उनका नाम होता है, सबसे पहले आप देखेंगे तो सिंघन होता है, डंभीर मैं आगे पढ़ाऊंगा, बस आप एक बार समझेंगे। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वहाँ से हम लोग लिखना भी चालू करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इसके कोसगई अभिलेख से हमें 5 शासकों के बारे में, है ना, इनके नाम, है ना, हमें यहाँ से प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने कहा था आपको, एक है आपका सिंघन है, डंभीर है, फिर मदन ब्रह्मा, फिर आपके रतन देव भी आ जाएगा, और रतन देव से पहले आपको रामचंद्र के बारे में भी देखने को मिलेगा। तो ये 5 शासक यहाँ से हमें प्राप्त हो जाते हैं, मतलब इनकी जानकारी मिलती है कि इसके नहीं भाई, इसके पहले 5 शासक थे। क्लियर है? लेकिन जैसे आप जाओगे तो बाबू रेवाराम के अनुसार, ठीक है, बाबू रेवाराम के अनुसार फिर यहाँ पता चलता है कि बीच में जो है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी रतनपुर राज्य में, इसके बाद प्रतापमल के बाद कई शासकों ने शासन किया है। ये है ना, रेवाराम के अनुसार हो जाता है। एक स्क्रीन में लिखा आ रहा होगा, है ना, इसको देख लेना, इसको एक बार आप लिख लेना। जैसे जय सिंह है, धर्म सिंह है, ठीक है, जगन्नाथ सिंह देव है, वीर सिंह देव है, कमल देव, शंकर शाह, मोहन शाह, है ना, दादू शाह, पुरुषोत्तम शाह, बहारेंद्र शाह। ठीक है, इसको मैं ऐसा इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं करेंगे, सीधा हम लोग बहारेंद्र शाह में आएंगे। और यहाँ से मैं आपको अब अच्छे से बताना शुरू करता हूँ, एक एक करके देखेंगे। इसका शासनकाल था, ये बहारेंद्र शाह है ना, अंधकार युग के बाद हम लोग अब बात कर रहे हैं। अंधकार युग आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रखर रूप में किसी शासक का नाम आता है जिसके बारे में हमें पर्याप्त प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है, वो है बहारेंद्र शाह। इसका शासनकाल है 1400, जैसा कि मैंने आपको कहा था 80, ठीक है, 1480 से आप देखेंगे 1541। क्लियर है? कहीं कहीं इसको 1495 से लिया जाता है, ठीक है, 95 से 1541 लिया जाता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा तार्किक लगता है 1480 से 1541। मैं बताऊंगा आगे, आपको समझ में अभी आएगा। बहारेंद्र शाह के बारे में देखेंगे, इसके सीधे आ जाना जानकारी के स्रोत में, ठीक है।
जानकारी के स्रोत के बारे में देखना। इनके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 2 जगहों से, एक एक करके लिखते भी जाते हैं। इनके हमें 3 अभिलेख 2 जगहों से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? एक है आपके कुसगई, इसको अच्छे से लिखना, और दूसरा है रतनपुर। ठीक है, कुसगई से हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, रतनपुर से 1 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके जानकारी के स्रोत देख रहे हैं। आपको पूछा जाए कि भारतेंद्र साय के बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो वो 3 अभिलेख जो कुसगई से प्राप्त हुए हैं 2 और 1 रतनपुर से प्राप्त हुए। इस प्रकार ये तीनों अभिलेख इसके जानकारी के स्रोत हैं। मैं लास्ट में समराइज करके बताऊंगा किन किन पॉइंट पे हम लोग बात कर लें। इसको उल्लेख हम लोग देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। कुसगई से प्राप्त 2 अभिलेख आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, K1 लिख देता हूं, और एक है आपका K2। 2 अभिलेख प्राप्त हुआ है। K1 मतलब कुसगई से प्राप्त प्रथम अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि भारतेंद्र साय ने, ठीक है, भारतेंद्र साय ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, इसको लिख लेना, स्थानांतरित की से कहाँ से कहाँ, रतनपुर से, याद रखना, ठीक है, रतनपुर से कुसगई। क्लियर है? आप रतनपुर पढ़ते आ रहे थे इससे पहले, आपको याद आ रहा होगा, पहले हमने पढ़ा था। तो भारतेंद्र साय के द्वारा रतनपुर से कुसगई अपनी राजधानी स्थानांतरित की गई। ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ठीक है, कुसगई से प्राप्त है ना अभिलेख से। और कुसगई से प्राप्त दूसरे अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि भारतेंद्र साय के पहले 5 शासकों का नाम हमें यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, इसको अच्छे से लिखेंगे। कुसगई से प्राप्त अभिलेख जो कि दूसरा अभिलेख है, वहाँ से हमें यह ज्ञात होता है कि भारतेंद्र साय के पहले 5 शासक थे। ठीक है, और इन 5 शासकों के नाम आपको याद होना चाहिए, जो मैंने इसके पहले आपको बताया था। पहला है सिघन, ठीक है, और दूसरे का नाम हो जाएगा, ये सिघन है, दूसरे का नाम है डंभीर या फिर डंधीर है ये। ठीक है, डंधीर, और इसको कहीं कहीं इधीर भी लिखा जाता है, ईधीर। क्लियर है? तीसरा है वो मदन ब्रह्मा है। ठीक है, मदन ब्रह्मा। चौथे का नाम आ जाएगा, ठीक है, ये रतन देव से पहले एक और हैं आपके, ठीक है, वो है रामचंद्र। और 5वां है रतन सेन, लिखना, इसको मैंने देव कहा है, अगर पहले भी मैंने इसको रतन देव कहा होगा तो रतन सेन है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। जानकारी के स्रोत हमने देखा है, कुसगई अभिलेख से 2 इनके प्राप्त हुए हैं, मतलब कुसगई से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, रतनपुर से 1 अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये इनके जानकारी के स्रोत हैं। कुसगई से प्राप्त हुए प्रथम अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि भारतेंद्र साय ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी रतनपुर से कुसगई। ठीक है, अब कुसगई से प्राप्त सेकंड अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि भारतेंद्र साय से पहले 5 शासकों ने, ठीक है ना, शासन किया था, या फिर 5 शासकों का नाम हमें प्राप्त होता है इसके कुसगई अभिलेख से, जो कि सेकंड नंबर का है। पहला का नाम है सिघन डंभीर, ठीक है, या फिर डंधीर इसे कहते हैं, या फिर इधीर भी कहा जाता है। मदन ब्रह्मा, और उसके बाद रामचंद्र है, और एक है रतन सेन। इन शासकों का नाम हमें प्राप्त होता है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाना, अब जब उल्लेख की बात ही कर रहे हैं तो रतनपुर में क्या उल्लेख है इसको देख लेते हैं। रतनपुर से एक अभिलेख प्राप्त हुए, जहाँ पे यह उल्लेख है कि भारतेंद्र साय ने, याद रखना, ठीक है, महामाया मंदिर, ठीक है, रतनपुर स्थित महामाया मंदिर के सभागृह, ठीक है, सभागृह का जीर्णोद्धार कराया था। पॉइंट 1। यहाँ से एक चीज़ और हमें प्राप्त होता है कि भारतेंद्र साय के द्वारा रतनपुर के प्रसिद्ध बहरैया तालाब, इसका निर्माण किया गया था। अब हम लोग निर्माण पे बात ही कर रहे हैं, तो एक पॉइंट क्यों ना हम लोग निर्माण पे बात कर लेते हैं। तो एक सब है ना टॉपिक बना लेना, साइड में लिख लेना, निर्माण करके। 2 निर्माण आपने देख ही लिया, किसके जरिए, रतनपुर के जरिए, रतनपुर अभिलेख के जरिए। साथ में और याद रख लेना, इन्होंने कुसगई माता मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, दूसरा चीज़, इन्होंने अपने, ठीक है, राजधानी, जो कि हमने क्या कहा है, ठीक, आपका कुसगई या फिर कोसंगा, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी रतनपुर से कुसगई, तो कुसगई में अपनी राजधानी में कोषागार का निर्माण इन्होंने किया है। ये हो गया। साथ में याद रख लेना, चैतुरगढ़ के किले का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, और दूसरे शासक में और आपको मिला होगा, जो पहले हमने पढ़ाया था, लेकिन इसमें भी याद रखना, चैतुरगढ़ के किले इनके भी है ना, इनके भी डिटेल हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी मिलता है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपका हो गया। अब एक बार मैं आपको समराइज़ कराता हूँ, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, जहाँ से आपको एक एक पॉइंट वाइज पूछा जा सकता है। इसको आप ले लेना, जैसे कि आपने सबसे पहले देखा है भारतेंद्र साय के बारे में। क्लियर है? पहला आपने क्या क्या पढ़ा है, जानकारी के स्रोत। 3 अभिलेख के बारे में पढ़ लिया। एक का नाम क्या है, 3 अभिलेख 2 जगहों से प्राप्त हुआ है। एक है आपके कुसगई से हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुआ।
एक आपने पढ़ ली है रतनपुर, रतनपुर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये पहला चीज़ आपने पढ़ लिया। इसमें उल्लेख करते करते आपको पता है कहीं ना कहीं आपने राजधानी के बारे में जान लिया, मतलब इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है, कोसगई थी, या फिर इसको कोसंगा भी कहा जाता है। क्लियर है, ये चीज़ भी आपने देख लिया। और कहीं ना कहीं आपने निर्माण कार्य भी देख लिया। आपने रतनपुर से प्राप्त इनके अभिलेख का जब उल्लेख किया है, ठीक है, अभी अभी, तो वहाँ पे आप निर्माण कार्य को देख लिया। महामाया मंदिर के सभागिरी के जीर्णोद्धार इनके द्वारा कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने बहरैया तालाब का निर्माण किया, कोसगई माता मंदिर का निर्माण किया, चैतुरगढ़ के किले का निर्माण किया। और उसके बाद आपने एक चीज़ और देखा कि इन्होंने, है ना, अपने राजधानी में जो कि कोसगई में, है ना, कोषागार का भी निर्माण किया है। तो आप ऐसे समराइज़ करोगे तो इतने पॉइंट पे आपने बात कर लिया है, ठीक है। हमने हालांकि, है ना, डायरेक्ट उसको थ्योरेटिकल टाइप के बात किया है, लेकिन पॉइंट वाइज भी करोगे तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। नोट करके दो चीज़ और लिखना भारेंद्र शाह के बारे में ही, मतलब इन्हीं के, ठीक है ना। उसमें पहला चीज़, भारेंद्र शाह के शासनकाल में, अब यहाँ से प्रूफ भी होगा ना, जो आपके 1480 से 1541 जो मैंने कहा है, 1480 से स्टार्ट हुआ, ये प्रूफ हो जाएगा। पहला, भारेंद्र शाह के शासनकाल में, ठीक है, सैन्य सेवा के बदले में बिसई ठाकुर बिंझवार, ठीक है, उन्हें जो है सैन्य सहायता, सैन्य सेवा के बदले में भूमि प्रदान किया गया था। ठीक, फिर कह रहा हूँ, भारेंद्र शाह के शासनकाल में बिसई, ठीक है, ठाकुर बिंझवार, इसको पूरा लिख लेना, इसको सैन्य सहायता के बदले में भूमि दिया गया था, ठीक है। उस पर बिसई ठाकुर बिंझवार ने 1400, ठीक है, याद रखना, 1490 में, ठीक, सोना खान की जमींदारी स्थापित की थी। क्लियर है। तो अब बताओ, जब लिखा रहता है 1495 से इसका स्टार्ट हुआ है, किसी बुक में लिखा रहता है, तो जब 1495 से स्टार्ट होगा तो इसको भारेंद्र शाह के द्वारा कौन सी ज़मीन प्रदान की जाएगी, और ये 1490 में कौन सा सोना खान वो बना लेंगे, कौन सी ज़मीन को लेकर बना लेंगे, कहने का मतलब। क्लियर है। इसका मतलब यह है कि 1480 से ही इसका शासनकाल स्टार्ट रहा होगा, तभी तो इन्होंने प्रदान किया, और 1490 में इनके द्वारा क्या किया गया है, ठीक है, उस जमींदारी पे सोना खान की, मतलब उस जगह पे, उस ज़मीन पे सोना खान की जमींदारी इनके द्वारा स्थापित की गई है, तो 1490 में की गई है। क्लियर है। तो 1495 से स्टार्ट होगा, तो प्रदान कब करेंगे और बनाएंगे कब। क्लियर। तो ये आपको प्रूफ हो गया। मेरे को लगता है ये ज़्यादा सही है, पता नहीं किस। देखिए, सेकंड चीज़ यहाँ पे देख लेना, भारेंद्र शाह ने जो है कोसगई किला, याद रखना, कोसगई किला, ठीक है, इसके अधिपति के रूप में, ठीक, घाटम देव, ठीक है, इसको नियुक्त किया। तो कोसगई किला का अधिपति भारेंद्र शाह के द्वारा घाटम देव को नियुक्त किया जाता है, और उन्हें वो किला प्रदान कर देते हैं। ठीक है। तो पहला चीज़ आपने देख लिया, जो कि आपका भारेंद्र शाह था। सेकंड हम लोग चलते हैं कल्याण शाह। ठीक है। कल्याण शाह के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि, है ना, कई बार आपको पूछा भी जाता है, मतलब आप कहीं कहीं देखे हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि उसका दिल्ली प्रवास, वो दिल्ली गए थे, किसके शासनकाल में गए थे, है ना, और उसके क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो दिल्ली गए थे और किस किस के शासनकाल में गए थे। मतलब इसके जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, याद रखना। अब सेकंड आपका जो शासक रहेगा वो है कल्याण शाह। क्लियर है। इसका इम्पोर्टेंट है दिल्ली प्रवास। थोड़ा स्पीड हो रहा होगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली प्रवास मतलब इनका दिल्ली जाना इम्पोर्टेंट है, मतलब जानने के, है ना, उसके पर्सपेक्टिव से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके दिल्ली प्रवास के बारे में हमें अलग अलग स्रोत प्राप्त होते हैं, अलग अलग स्रोतों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं कि इन्होंने दिल्ली किनके शासन, मतलब किनके शासनकाल में गया है। एक स्रोत में आपको अकबर मिलेगा, फिर दूसरे में आपको जहांगीर मिलेगा, फिर जहांगीर के बारे में, मतलब जहांगीर के समय में गया है करके 3-4 सोर्स आपको मिलेगा। तो उस सोर्स को देखना है, और वैसे आपको पूछा भी जा सकता है कि, है ना, उस सोर्स को लेके कि इसके सोर्स के अनुसार वो किसके समय में दिल्ली गए थे। दिल्ली प्रवास याद रखना। इसके बारे में 5 चीज़ों पर मैं बात करूंगा। एक है पांडुलिपि के अनुसार। क्लियर है। दूसरा हम लोग बात करेंगे देवार गीत, इसके अनुसार, मतलब इनके अनुसार का, है ना, किनके शासनकाल में गए थे। तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जहांगीर के आत्मकथा। ठीक है, जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, उसके अनुसार। चौथा यहाँ पे हमें देखना होगा जहांगीरनामा। हालांकि इसको एक एक लाइन में कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जहांगीरनामा। ठीक है। पांचवा हम लोग लास्टली देखेंगे शिवदत्त, याद रखना। ठीक है, शिवदत्त के इतिहास समुच्चय से। ठीक, इसके अनुसार हम लोग देखेंगे, और इसमें क्या क्या उल्लेख है एक बार देख लेते हैं। हालांकि इसको डायरेक्ट देखें आपके क्वेश्चन के लिए, तो पांडुलिपि जो कि बाबू रेवराम का, ठीक है, इसके पांडुलिपि के अनुसार
कल्याण साय का दिल्ली प्रवास कहा जाता है अकबर के समय हुआ था। क्लियर है, एक लाइन में क्लियर हो जाता। दीवार गीत के अनुसार देखोगे गोपल्ला, ठीक है, इसके अनुसार आप देखोगे तो कल्याण साय का जो प्रवास है, दिल्ली प्रवास है, वो जहांगीर के समय बताया गया है। जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए है ना, तुजुक ए जहांगीरी, उसको देखोगे तो इन्हीं के समय ही है। जहांगीरनामा में भी इन्हीं के समय में हमें प्राप्त होता है कि मतलब यहाँ भी यह जानकारी मिलता है कि इन्हीं के समय में है ना कल्याण साय का प्रवास हुआ था। शिवदत्त के इतिहास समुच्चय इससे यह ज्ञात होगा कि एक गोपाल राय नामक व्यक्ति का नाम आएगा, जो जाएंगे दिल्ली जाएंगे, अपनी पहलवानी का कर्तव्य दिखाएंगे। कहा जाता है कि अपने राजा को ही सिर्फ और वापस नहीं लाया, बल्कि उनके मान सम्मान में भी वृद्धि की, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। ये सब चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक एक करके इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बाबू रेवाराम के पांडुलिपि, याद रखना, इसके अनुसार इसमें कहा गया है कि कल्याण साय, याद रखना, कल्याण साय एवं मंडला के राजा, ठीक है, इसके साथ जो है इनका विवाद हो जाता है कल्याण साय का। और इस प्रकार अकबर ने, याद रखना, कल्याण साय को दिल्ली बुला लिया विवाद होने के कारण। क्लियर है, दिल्ली बुला लिया। और इसमें यह उल्लेख है कि ये 8 वर्ष तक दिल्ली में ही थे। कौन? कल्याण साय। 8 वर्ष के बाद, ठीक है, 8 वर्ष तक दिल्ली में थे। इसके बाद वो उन्होंने है ना वो जो है उपाधि और दूसरा चीज़ राजा के पूर्ण अधिकार, ठीक है, 8 वर्ष वहीं थे और उसके बाद वो उपाधि और राजा के पूरे तरीके से अधिकार लेके वो वापस रतनपुर लौटते हैं, वापस ये रतनपुर लौटे। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इससे क्या ज्ञात हो रहा है? तो इस प्रकार जो है बाबू रेवाराम के पांडुलिपि के अनुसार, याद रखना, लास्टली आप याद रखना, इसी लाइन को याद रखना, कल्याण साय का, ठीक है, दिल्ली प्रवास, क्लियर है, किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। ये पहला चीज़ आपका क्लियर हो गया, ये आपको पूछा जा सकता है और यही लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दीवार गीत। इसमें यहाँ लिखा गया है कि बड़े बेटा, इसको उल्लेख क्यों देख लेते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहली चीज़ इसको ऐसी बता देता हूँ, दीवार गीत के अनुसार तो कल्याण साय का जो दिल्ली प्रवास है वो जहांगीर के समय में। अब इसमें मिलता है कि उल्लेख है, भाई क्या उल्लेख है उसमें, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, कैसे पूछेगा कि इतना सारा उल्लेख है, बीच में क्या है, किस टाइप से उसको पूछेगा कि ये गीत कौन सा गीत है। डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि ये किसके समय में है। दीवार गीत के अनुसार हमें किसके समय में इसका जो दिल्ली प्रवास है वो प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है। तो किनके समय में है? जहांगीर के समय में प्राप्त होता है। इसमें यह उल्लेख है, भूल ना जाऊं, बड़े बेटा कल्याण साय, ये गाना मतलब गीत में लिखा हुआ है, बड़े बेटा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, धुनी बैठे वाछाए, वाछाए मतलब बादशाह, ठीक है, जेकर बेटा शाहजहां। तो शाहजहां, ठीक है, किसका बेटा है? जहांगीर के। इससे यह ज्ञात होता है कि इनका जो प्रवास है वो दिल्ली मतलब जो है दिल्ली प्रवास है वो जहांगीर के समय में हुआ था। तो इस प्रकार इसके बारे में आपने देख लिया। सेकंड भी वैसे है, जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए है ना जहांगीरी, इसमें यह उल्लेख है, मतलब इसका आत्मकथा है, इसमें ये चीज़ उल्लेख है ना, जहांगीर का आत्मकथा है कि मेरा पुत्र परवेज, ठीक है, इनका जो पुत्र है, इनका पुत्र जो परवेज है, इसके भी पहले एक डेट भी वहाँ पे देखने को मिलता है। इसको मैं अगर हुबहू लाइन वाइज पढ़ने की कोशिश करूँ तो शनिवार तारीख 25 या फिर शनिवार 25 तारीख या फिर शनिवार तारीख 25 खुर्दा को मेरा पुत्र परवेज, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा पुत्र परवेज, ठीक है, इलाहाबाद से आया था, ठीक है, और मेरे सामने दंडवत होके उन्होंने 2000 मोहरे 2000 नजराने पेश कर एक हीरा भेंट किया था, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। वो अपने साथ रतनपुर के राजा कल्याण साय को लाया था, ठीक है, ऐसा उल्लेख है। इससे क्या ज्ञात हो रहा है? इसका पुत्र तो एक और है परवेज जहांगीर का, ठीक है, और इससे यह ज्ञात हो रहा है कि वो इसमें लिखा हुआ है कि वो किसके साथ आया था? रतनपुर के राजा कल्याण साय के साथ आया था। इसका मतलब यह है कि जहांगीरनामा या फिर अब जहांगीर के आत्मकथा देख रहे हो तुजुक ए जहांगीरी, इसके अनुसार भी क्या ज्ञात हो रहा है? कल्याण साय का जो प्रवास है वो दिल्ली ज्ञात हो रहा है। और ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, हम फालतू का है ना वो लाइन ही पूछा जाएगा। जहांगीरनामा के अनुसार अब इसको डायरेक्ट लिख लेना। जहांगीर का अनुसार है शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए। यहाँ पे याद रखना, एक गोपाल राय, मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसे गोपल्ला है ना वीर भी कहा जाता था। ये दिल्ली को गए और वहाँ राजा के सामने जो है अपनी पहलवानी का कर्तव्य दिखाया, ठीक है, राजा के सामने पहलवानी का कर्तव्य दिखाया। और ये ना सिर्फ अपने राजा को वापस लाया, मतलब है ना कल्याण साय को ना सिर्फ उसी को वापस लाया, बल्कि इनके प्रतिष्ठा में वृद्धि की, टकुली को भी माफ़ करवाया उन्होंने,
और ऐसे कहा जाता है कि जो खिल्लत भी दिलवाई, मतलब एक राजा जो है, मतलब बड़ा बादशाह जो है, किसी को खुश होके एक पोशाक देता है ना। अगर मुझे यही खिल्लत मिला, मतलब खिल्लत का अर्थ यही मिला, तो खिल्लत भी दिलाई, वो भी दिलाया और इसके मान मर्तब में भी उन्होंने वृद्धि की इस प्रकार से, ठीक है ना। इसके यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है देखने को, कहाँ पे, शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय में। क्लियर। तो ये आपका कल्याण साय के दिल्ली प्रवास वाला था, वो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो लास्ट में बताता हूँ एक एक लाइन जो है उसको याद रखना, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछे तो, आप उल्लेख को पूछे तो फिर, है ना, देख लीजिएगा। अब कल्याण साय के बारे में हम लोग देखते हैं इनके जमाबंदी प्रणाली, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। दिल्ली प्रवास तो देख लिया, जमाबंदी प्रणाली एक बार देख लेते हैं, जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। कल्याण साय का याद रखना, जमाबंदी, ठीक है, प्रणाली, इसको लिख लेना। कल्याण साय ने राजस्व की, ठीक है, जमाबंदी प्रणाली शुरू की थी, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारियों का दस्तावेज था। ठीक है, कल्याण साय ने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली, इसको पूरा लिखा कीजिए, है ना, या फिर आपके पास बुक है उसको सामने रखिए तो आपको समझ में आएगा। राजस्व की जमाबंदी प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। ये महत्वपूर्ण जानकारियों का एक पुस्तिका था, एक दस्तावेज था, ठीक है, दस्तावेज था। इससे, इसके आधार पे या फिर इससे यह ज्ञात होता है, ठीक है, इससे यह ज्ञात होता है कि रतनपुर के गढ़ों से 6.5 लाख, कल्याण साय को जो है रतनपुर के गढ़ों से 6.5 लाख, ठीक, राजस्व प्राप्त होता था। फिर कह रहा हूँ, इन्होंने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली शुरू की थी। ये महत्वपूर्ण जानकारियों का एक दस्तावेज होता था, जिसके आधार पर या फिर जिसके अनुसार, ज़्यादा सही होगा, जिसके अनुसार यह ज्ञात होता है कि रतनपुर के गढ़ों से 6.5 लाख रुपए या फिर 6.5 लाख राजस्व की प्राप्ति होती थी। क्लियर। ये जो राजस्व पुस्तिका हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो अध्ययन है, ठीक है, वो मिस्टर चिस्म के द्वारा किया जाता है। मिस्टर चिस्म, इसको अच्छे से लिख लेना, मिस्टर चिस्म ने इसका अध्ययन किया, जो कि बिलासपुर के, है ना, प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी थे। ठीक, मिस्टर चिस्म, इनके द्वारा इस राजस्व पुस्तिका, है ना, इसका अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करके इस आधार पर चिस्म ने यह कहा कि रतनपुर के 18 गढ़, ध्यान से सुनना, और रायपुर के 18 गढ़, मतलब 36 प्रशासनिक इकाइयों या फिर गढ़ों का प्रशासन किया जाता था। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका अध्ययन मिस्टर चिस्म ने किया, ठीक है, जिन्होंने ये कहा, अध्ययन किया, इसके आधार पर यह बताया कि रतनपुर के 18 गढ़, रायपुर के 18 गढ़, मतलब 36 प्रशासनिक गढ़ या फिर 36 प्रशासनिक इकाइयों का प्रशासन किया जाता था। क्लियर। और यही जो आप 36 प्रशासनिक इकाई देख रहे हो, 36 प्रशासनिक गढ़ आप देख रहे हो, यही जो है फिर राज्य के, है ना, जो छत्तीसगढ़ है, इसके नामकरण के पीछे का आधार बनती है, तो यही वो प्रशासनिक गढ़ है। तो ये तो रहा इसकी जमाबंदी प्रणाली के बारे में, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कल्याण साय के निर्माण कार्य में। निर्माण कार्य में 2 चीज़ याद रखना। पहला, इन्होंने, ठीक है, कल्याण साय ने जो है, इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा लालपुर है एक, ठीक, लालपुर शहर की या फिर लालपुर नगर इन्होंने बसाया। क्लियर है। और इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो मैं भूल रहा हूँ, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो कि कल्याण साय के बारे में इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, कल्याण साय इसके निर्माण में है, कहाँ गया, हाँ, रतनपुर स्थित गजकिला में जगन्नाथ स्वामी के मंदिर का निर्माण इन्होंने किया है। तो पहला एक लालपुर है, दूसरा है आपके, ठीक है, रतनपुर में स्थित गजकिला, इसमें जो है स्वामी जगन्नाथ मंदिर इनके द्वारा बनाया गया है। तो ये 2 चीज़ आपके, है ना, हो गए कि कौन कौन से, भारेंद्र साय और कल्याण साय। अब इतना ही नहीं, नोट करके लिखना, उसके बाद जो है और शासक आपके पास सामने आएंगे। ठाकुर प्यारेलाल के अनुसार, ठाकुर प्यारेलाल, है ना, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि कल्याण साय के बाद, ठीक है, निम्न शासकों ने शासन किया। ये लाइन आप लिख लेना, कल्याण साय के बाद, ठीक है, वो कौन कौन से शासक थे जिन्होंने शासन किया, इसके बारे में हमें ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, जी बताते हैं। तो ठाकुर प्यारेलाल जी के अनुसार कल्याण साय के बाद, है ना, जो आगे जो शासक हैं उनके बारे में हमें प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि एक है इसके बाद का लक्ष्मण साय, ठीक है, एक हो जाएगा आपके त्रिभुवन, लिख लेना, है ना, लक्ष्मण साय। इसके बाद इनफैक्ट आपको लिखना है शंकर साय। तीसरे का नाम है त्रिभुवन, ठीक है, सब में साय डाल लेना, त्रिभुवन साय। चौथा है आपका जगमोहन, ठीक है, जगमोहन हो जाएगा। 5वें नंबर पे हो जाएगा अदली साय,
एक और लिख लेना जो कि छठवें, 1 2 3 4 5 6 छठवें हो जाएगा रणजीत साय, ठीक है। और सातवें नंबर पे लिख लेना, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा तखत सिंह, ठीक है, तखत सिंह, इसको देख लेना। क्लियर, मैं फिर कह रहा हूँ, लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, ठीक है, जगमोहन साय, अदली साय, और आपका हो जाएगा रणजीत साय, तखत सिंह, ये ठाकुर प्यारेलाल जी कहते हैं। कल्याण साय के बारे में बात कर लिया है, नोट करके लिखवा रहा हूँ। ठाकुर प्यारेलाल जी कहते हैं कि कल्याण साय के बाद इन शासकों ने शासन किया था, ये उनका कहना है। और इन शासकों के नाम आपको याद होने चाहिए, आपको पूछा जा सकता है। लक्ष्मण साय के बारे में एक चीज़ बस याद रखना, सभी का हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, तखत सिंह से स्टार्ट होगा, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। ये बस नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तक लक्ष्मण सिंह में एक चीज़ बता दे रहा हूँ, देश बही, ठीक है, देश बही नामक, ठीक है, खाता या फिर देश बही खाता लिख लेना, देश बही खाता नामक, ठीक, एक लेखा पुस्तिका इनके द्वारा तैयार किया गया था। देश बही नामक एक या फिर देश बही खाता नामक एक लेखा पुस्तिका इनके द्वारा जो है तैयार किया गया था। शंकर साय के बस नाम याद रख लेना, त्रिभुवन, जगमोहन, अदली, रणजीत, ये सब नाम याद रख लेना। तखत सिंह को बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इनका जो शासनकाल था, अगर मैं ना भूलूँ, 1685 से 1689, बिल्कुल यही सही है, 1685 से 1600, ठीक है, 89, 79 नहीं है ना, 89 इनका शासनकाल था। तखत सिंह याद रखना, इनका जो समकालीन शासक था, मुगल शासक, समकालीन मुगल शासक था वो औरंगजेब था, ठीक है, इसको याद रख लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसके ठीक 3 भाई थे, एक का नाम था, ठीक, याद रख लेना, इनके 3 भाई थे। एक का नाम था सरदार सिंह, जो कि आपको शासक के रूप में नजर आएंगे, हालांकि इसके अगले जो राशि हैं उसके बाद। एक का नाम था बख्त सिंह, ठीक है, और एक इसके भाई का नाम था, ठीक है, रघुनाथ सिंह। ये वही रघुनाथ सिंह हैं जिसके बारे में हमने शुरुआती वीडियो में कहा था, जो कि मराठा अधीन अंतिम नहीं या फिर मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक और स्वतंत्र अंतिम कलचुरी शासक था। क्लियर है, ये सब आपके क्लियर होंगे, जो जो हमने परिचय में कहा था, ये चीज़ बस आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से लिख लिया होगा। तखत सिंह के बारे में फिर कह रहा हूँ, 1650 1689 मैंने शासनकाल कहा है। समकालीन शासक औरंगजेब की बात मैंने करी है। इनके 3 भाई थे, सरदार सिंह, बख्त सिंह, है ना, रघुनाथ सिंह है, बिल्कुल रघुनाथ सिंह, इसको आपको लिख लेना है। एक चीज़ और, 1689 में, ये भूल रहा था मैं, 1689 में तखत सिंह के द्वारा, जो कि 17वीं शताब्दी के अंतिम में है ना, 1689 ईस्वी, ठीक, 1689 शताब्दी तो नहीं कहा, 1689 ईस्वी में 17वीं शताब्दी के अंतिम में, 1689 में, ठीक है, इन्होंने तखतपुर शहर की स्थापना की थी, इसको लिख लेना, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपको जो रहेगा वो उसका नाम है राजसिंह, ठीक है, राजसिंह के बारे में देखते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, किसी किसी बुक में अलग चीज़ लिखा रहता है, ठीक है, और मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको वो अलग लगे, ठीक है, लेकिन आपको, ठीक, चलो देखते हैं आगे, सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। अब रहेगा आपका, ठीक है, राजसिंह के बारे में हम लोग देखते हैं आगे। राजसिंह, इसके बारे में मैं फॉर्मेटिंग एक बार करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। पहला इसका एक परिचय होगा, क्या हो गया यार, ठीक, एक परिचय होगा, और परिचय के बाद हम लोग जो देखेंगे, क्लियर है, इसको एक बार देख लेना, ठीक, हाँ ठीक है, इसका एक परिचय होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा, इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूँ। एक परिचय होगा, परिचय के बाद इसके उत्तराधिकार पे चलेंगे हम लोग, ठीक है, उत्तराधिकारी इस पे चलेंगे। क्लियर है, अब इसके आगे हम लोग और जाएंगे, एक उत्तराधिकारी की बात हो जाएगी, परिचय होगा, इसके बाद इसके जो है निर्माण कार्य पे देख लेंगे, और विशेष जो होगा उसको देखेंगे। परिचय याद रख लेना, राजसिंह जो है, ठीक, इसका भी समकालीन शासक, ठीक है, औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। इसकी पत्नी का नाम, इसको हम लोग 3 चीज़ देखेंगे, इसके परिचय में 3 चीज़, एक हो जाएगा समकालीन शासक, पत्नी का नाम, और एक हो जाएगा इसके दरबारी कवि। पत्नी का नाम लिख लेना 3, एक का नाम है सुवस, ठीक है, सुवस कोरी, ठीक है, एक का नाम रहेगा, ठीक है, कजरी देवी, और एक और कोरी ऐसे कुछ है, सुवस कोरी है, कजरी देवी है, और एक है आपका, ठीक है, एक को मैं भूल रहा हूँ, एक सुवस कोरी, कजरी देवी। क्लियर है, एक और है, अच्छा, दिव्य है ना, दिव्यपुरी है, दिव्यपुरी, इसको याद रख लेना। अब हम लोग देखते हैं दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि कौन था? इनके दरबारी कवि का नाम था,
याद रख लेना, गोपाल मिश्र, आपने सुना है इसको, ठीक है। जिसकी प्रसिद्ध एक है ना, इसकी कृति है, प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी जो रचना है वो है खूब तमाशा। गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में, जो कि इसके दरबारी कवि है, राजसिंह का दरबारी कवि है, गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में औरंगजेब की, जो औरंगजेब आप देख रहे हो, इसके नीतियों की है ना कटु आलोचना की थी, ठीक है। इसको लिख लेना। तो ये परिचय के तौर पे इसको आपको याद रखना है। समकालीन शासक कौन था, पत्नी कौन कौन थी, दरबारी कवि कौन था। हम लोग अब उत्तराधिकारी में चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राजसिंह के बारे में देख लेना। एक्चुअल में राजसिंह निसंतान था, और आपको कहीं कहीं मिलेगा राजसिंह का एक पुत्र ही था जिसका नाम था विश्वनाथ। हालांकि विश्वनाथ इसका पुत्र ही, मतलब पुत्र ही होता है, लेकिन याद रखना ये निसंतान था। पुत्र कैसे होता है, निसंतान था, इसलिए इन्होंने नियोग प्रथा से, नियोग प्रथा है ना, आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे, यहाँ इसको नहीं बताऊंगा। नियोग प्रथा से इन्होंने एक पुत्र प्राप्त किया था जिसका नाम था विश्वनाथ। इसको अच्छे से समझना, फिर कह रहा हूँ, ये निसंतान था, नियोग प्रथा से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था है ना विश्वनाथ। जब विश्वनाथ को यहाँ पता चला कि है ना, पता चला कि मैं नियोग प्रथा से आया हूँ, ठीक, नियोग प्रथा से, ठीक है, उनका जन्म हुआ है, ऐसा उन्हें पता चला, तो वो दुख में ही है ना, उसको आत्मग्लानि हुआ। आत्मग्लानि में ही उन्होंने है ना, आत्मग्लानि के चलते आत्महत्या कर लिया। किसने किया, विश्वनाथ ने। अब यहीं पे कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, आपको किसी किसी बुक में मिल सकता है कि विश्वनाथ ने, ठीक है, अपने पिता के जन्म को नियोग प्रथा से हुआ इसलिए आत्महत्या किया, ऐसे लिखा रहता है कहीं कहीं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, विश्वनाथ को पता चला कि मैं नियोग प्रथा से आया हूँ इसलिए वो आत्महत्या किया। दोनों बुक में मर रहे हैं, मतलब दोनों, मतलब मैं जहाँ पे जिस सोर्स को लेके या फिर 2-3 सोर्स को लेके पढ़ा रहा हूँ, या फिर अभी जो कुछ सोर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों बुक में विश्वनाथ मर ही रहा है। जो ये है आत्महत्या करेगा ही, या तो ये खुद के नियोग प्रथा से आने के लिए आत्महत्या करेगा किसी बुक के अनुसार। किसी बुक में कहा जाता है कि ये जो है अपने पिता राजसिंह, इसके नियोग प्रथा में है ना आने की वजह से आत्मग्लानि करके मर गया, ऐसा कुछ है, या आत्महत्या कर लिया, ठीक। तो वो उसको देख लेना आप अपने हिसाब से। मुझे ये ज़्यादा सही लगा, ये भाई अपने पिता नियोग प्रथा से आया है इसलिए वो क्यों मरेगा, ठीक है ना। तो उसको लगा होगा, उसको आत्मग्लानि अपने होने का लगना ज़्यादा सही है ना, ऐसा होना चाहिए। अब देख लीजिएगा कहाँ थे कहानी में। ये निसंतान था, नियोग प्रथा से पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था, विश्वनाथ था। विश्वनाथ को पता चला कि मैं नियोग प्रथा से आया हूँ, ठीक है, इसलिए उन्होंने आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लिया। यही कारण है कि राजसिंह ने, इसको याद रख लेना, राजसिंह ने, ठीक, अपना जो उत्तराधिकार है, ठीक है, राजसिंह ने अपना उत्तराधिकार मोहन सिंह को नियुक्त किया, जो कि रायपुर कलचुरी से संबंधित था। ये मोहन सिंह, ठीक है, इसको नियुक्त किया। लेकिन राजसिंह इसकी मृत्यु के समय ये जो मोहन है ये शिकार पे गया था। जो देख रहे हो मोहन, ये कहाँ पे गया था, शिकार पे गया था। यही कारण है कि इसका जो उत्तराधिकारी है, ठीक है, राजसिंह का जो उत्तराधिकारी है, इसके चाचा, ठीक है, इसके चाचा का नाम है सरदार सिंह, वो बनते हैं शासक, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। ये विश्वनाथ की बात तो समझ में आ गई होगी, आत्महत्या करके मर गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। अब राजसिंह जो है इस प्रकार मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये क्या होंगे, इसके अब सक्सेसर होंगे, क्लियर है। लेकिन जब ये मृत्यु के समय, इनका मृत्यु का समय आ जाता है, उस टाइम पे जो है ये शिकार पे गया था। हालांकि शाम के आके भी वो ले सकता था भाई, ठीक है, मतलब सत्ता, ठीक। तो ये शिकार पे गया था, यही कारण है कि ऐसे कहा जाता है, ठीक है। मोहन सिंह जब शिकार पे गया, इसके उत्तराधिकारी, यही कारण से राजसिंह का चाचा, ठीक है, कौन, सरदार सिंह। आपको याद है तखत सिंह, तखत सिंह का जो आप देखोगे उसके 3 भाई थे, क्लियर है, कौन कौन से, एक सरदार, एक बख्त और एक, ठीक है ना, एक सरदार है बख्त और एक रघुनाथ, ठीक है। तो इसके वो चाचा लगते हैं, ठीक है, इसके वो चाचा लगते हैं। तो इसके चाचा सरदार सिंह शासक बनते हैं। ज़्यादा है ना, समझ में तो आ ही गया होगा। तो सरदार सिंह कैसे शासक बने आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके राजसिंह के निर्माण के बारे में देख लेना, ठीक है, दोनों चीज़ आपको हो गया। निर्माण कार्य में एक चीज़ याद रखना, इन्होंने राजपुर, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में आप जूना शहर लिख लेना, इस शहर की इन्होंने स्थापना की है। और राजसिंह के द्वारा एक चीज़ और है ना, राजपुर है, फिर जूना शहर की स्थापना की गई। राजपुर का या फिर राजसिंह का एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, उसको मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल लिखाऊंगा, ये स्क्रीन में लिखा आ रहा होगा, इसको देख लेना, ठीक है। तो इनके द्वारा ये चीज़ किया गया है। निर्माण एक चीज़ और देख लेना, जो आपकी स्क्रीन में लिखा आ रहा होगा, इसको मैं भूल रहा हूँ,
एक चीज़ मैंने बता दिया, राजपुर शहर जो कि जूना शहर है, इसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया है, राजसिंह के द्वारा। एक चीज़ मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको आप लिख लेना, ठीक है, स्क्रीन में आ रहा होगा, लिख लेना। राजसिंह के बाद अब आपको पता चल गया है कि सरदार क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। अब इधर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, हम लोग सरदार है ना इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद रघुनाथ सिंह के बारे में देख लेंगे आगे। सरदार सिंह के बारे में बस एक चीज़ याद रखना है, निसंतान था, इसको लिख लो आप, ठीक है, इसको नहीं लिखाऊंगा, ये भी निसंतान था, ठीक है। और इन्होंने अपने मृत्यु शैया पे, या फिर बोल सकते हो मरणासन में, ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने अपनी सत्ता, ठीक, रघुनाथ को सौंप दी। क्लियर है। तो सरदार सिंह के बारे में भी हो गया। सरदार सिंह आप लिख लिए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये निसंतान था, ये भी अपने मृत्यु शैया पे सत्ता को जो है रघुनाथ को सौंप दिया। अब रघुनाथ आपको समझ में आ गया वो कौन है, तखत सिंह का 3 भाई में से एक, ठीक है, कौन, रघुनाथ सिंह। और ये भी उसका भाई ही था, कौन, सरदार सिंह। सरदार सिंह किसका चाचा था, इसके पहले मैंने आपको बताया, राज सिंह का, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे। और ये है सरदार सिंह, इसके बारे में बात हो चुकी है, अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसका नाम है रघुनाथ सिंह, ठीक, रघुनाथ सिंह। इसके बारे में देखना, रघुनाथ सिंह के, ठीक है, इसमें जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है मराठाओं का आक्रमण। मैं 3 लाइन इसके परिचय में लिखाना चाह रहा था, लेकिन उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे याद रखना। इसका जो शासनकाल है वो चलता है आपके 1632 से लेके 1700, ठीक है, 41 तक, ठीक है, 45 तक चले गए। 1632 से लेके है ना 1745 तक ये चलेगा, ठीक है। इसको एक बार मैं शासनकाल देख लेता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से बताने में ये सहायता करेगा। मोहन सिंह हो गया, मराठा आक्रमण हो गया 1732 से 1700, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1732 से 1735। अब इसके बारे में अच्छे से देखना। होता ही है इस समय जो है मराठा का है ना, मराठों का जो सेनापति है वो भास्कर पंत होता है। लेकिन इसके भी पहले इस समय मराठा का जो शासक होता है उसका नाम होता है रघुजी। क्लियर है, मैं रघुनाथ सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना, मराठाओं की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। मराठा शासक का नाम होता है रघुजी और इसके सेनापति का नाम होता है, ठीक है, याद रखना, भास्कर पंत, ठीक है। इसका सेनापति का नाम क्या है, भास्कर पंत। तो भास्कर पंत ने, ठीक है, इन पर ये कब्जा करना चाह रहे हैं 1741 में। 1741 में कलचुरियों पे आक्रमण कर देते हैं। क्लियर है, आक्रमण कर देते हैं। अब 1741 में जब भास्कर पंत के द्वारा कलचुरियों पे आक्रमण किया गया तो उस समय कलचुरी शासक कौन है, रघुनाथ सिंह। इनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है और इसकी रानियों ने, ठीक है, इसके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई युद्ध नहीं किया गया, कोई भी संघर्ष इनके द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इनकी रानियों ने श्वेत झंडा है ना लहरा के युद्ध की शांति या फिर युद्ध में संधि की घोषणा उन्होंने कर दी। समझ में आ गया, ठीक है। तो रघुनाथ सिंह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि इनकी रानियों ने श्वेत, याद रखना, झंडा लहरा दिया, कहा कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, संधि के लिए इन्होंने घोषणा कर दी, ठीक है। इसी कारण आप पढ़ते हो कि रघुनाथ सिंह ने बिना किसी प्रतिक्रिया के आत्मसमर्पण कर दिया। क्लियर है। अब जो भास्कर पंत था जिन्होंने आक्रमण किया था, इन्होंने रघुनाथ सिंह को हटाया नहीं, उन्होंने कहा कि तुम शासन करोगे ही, लेकिन अब किनके नाम पे करोगे, भोसलाओं के नाम पे करोगे, मतलब मराठों के नाम पे आप करोगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ लाइन पढ़ते हैं कि इस प्रकार जो रघुनाथ सिंह मराठा के अधीन प्रथम कलचुरी शासक होता है, मराठा अधीन, ठीक है। लेकिन कब से कब हो रहा है इसको याद रखना, 1741 से हो रहा है ये, 1741 में आक्रमण हुआ है। तो अब 1632 से 1745 इसका शासनकाल चलता है। तो इसको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, जब ये 1632 से 45 तक चल रहा है, लेकिन 1632 से 41 तक, 1641 तक तो ये स्वतंत्र थे क्योंकि 41 में आक्रमण हुआ है, ठीक है। तो आक्रमण कब हुआ, ठीक, 1741 में, हाँ इसको याद रख लेना, 1741 तक ये स्वतंत्र थे। 1741 में इन पर आक्रमण होता है, ठीक है, और इनका 45 तक शासनकाल है। तो 1741 से 45 तक क्या होंगे, 1745 तक इस प्रकार जो है ये मराठों के अधीन शासन करते हैं। इसका मतलब 1632 से 1741 तक ये स्वतंत्र तो थे, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ते हो कि कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे, रघुनाथ सिंह थे, क्योंकि वो स्वतंत्र, उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया है। और इसलिए ये भी पढ़ते हो 1741 के बाद क्योंकि आक्रमण होते हो आत्मसमर्पण करते हैं, क्लियर है, ठीक है। इसलिए ये भी पढ़ते हो आप कि मराठा अधीन, ठीक है, इसको लिख लेना, मराठा अधीन, ठीक है, प्रथम
कलचुरी शासक भी यही है। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना इसको। इसमें बैक स्टोरी में फिर अब आप एक बार आ जाइए। 1741 में आक्रमण किया, आत्मसमर्पण कर लिया। भास्कर पंत ने, मैंने आपको ये कहा है कि उन्होंने कहा कि आप शासन करो, भोसलाओं के नाम पर करो। और इस प्रकार आपको एक फैक्ट मिल गया है कि भोसलाओं के अधीन या फिर मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह थे, या फिर अंतिम स्वतंत्र शासक भी रघुनाथ सिंह ही थे। ठीक है, इसको नियुक्त कर दिया उन्होंने फिर से शासन करने के लिए। कुछ समय के बाद रघुनाथ सिंह को हटा दिया जाता है, याद रखना, यहीं पे उसको देख लेना। और मोहन सिंह को जो आप देख रहे हो, इसको पहले मैंने आपको बताया था मोहन सिंह, ठीक है, इसको है ना भोसला आके नियुक्त कर देते हैं कि अगला शासक अब आप बनोगे। याद रख लेना, रघुनाथ सिंह की मृत्यु 1745 में होती है। आपको समझ में नहीं आया तो है ना, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, वहाँ से एक बार फिर से आप देखने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नहीं लिखा रहा हूँ मैं अलग से। और ठीक, तो मैंने क्या कहा, रघुनाथ सिंह को कुछ समय बाद अपदस्थ कर देते हैं, उन्हें पद से हटा देते हैं। जो भास्कर पंत ने कहा था कि अब आप शासन करोगे, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, और मोहन सिंह को, ठीक है, वहाँ क्या बना दिया जाता है, अगला शासक बना दिया जाता है। इसलिए आप पढ़ते हो मोहन सिंह के बारे में। ठीक, अब कुछ समय पश्चात जो है मोहन सिंह शासक बन जाते हैं और ये 1745 से लेकर अपनी मृत्यु तक ये शासन करते रहते हैं। बस इतने ही है, अब आपका कलचुरी खत्म भी हो गया है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मोहन सिंह के बारे में। ठीक है, याद रखना, इसके शासनकाल को देख लो एक बार। ठीक है, 1745 मैंने कहा रघुनाथ सिंह वो हो गया। ठीक है, एक्चुअल में रात बहुत हो गया है, नहीं तो इसको और अच्छे से आपको लिखवाता। शूटिंग करते करते ही कम से कम 1+ तो हो ही गया होगा, क्योंकि 12:30 से मैंने स्टार्ट इसको किया था। मोहन सिंह के बारे में याद रखना, ये जो है अब 1745 से लेके 1757 तक ये शासन करते हैं। ये मृत्यु इनकी हो जाती है 23 जनवरी, याद रखना। ठीक है, 23 जनवरी 1757 की इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो ये मृत्यु तक जो है मराठों के अधीन शासन कर रहे हैं। याद रखना, मराठों ने इनको चुना है। रघुनाथ सिंह को हटा के रघुनाथ सिंह की मृत्यु 1745 में हो गई। 1745 से लेकर ये अपनी मृत्यु तक अब शासन करेंगे, जो कि किनके अधीन रह के, मराठों के अधीन रह के ये शासन कर रहे हैं। क्लियर है? 23 जनवरी 1757 की इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और याद रखना, नोट करके लिखना, मराठा अधीन द्वितीय कलचुरी शासक कौन हुए? ठीक है, तो ये मोहन सिंह हुए, इसको लिख लेना, मराठा अधीन द्वितीय कलचुरी शासक मोहन सिंह थे। इस प्रकार रतनपुर कलचुरियों के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है, सभी पहलुओं पे बात कर लिया है। ठीक है, आपने देखा होगा 3 वीडियो आपका आ गया, कलचुरी वंश 1, 2, 3। तो रतनपुर कलचुरी अब समाप्त होता है। अब रायपुर के लाहौरी शाखा पे हम लोग कल बात करेंगे। उसके बाद जो है आपके आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास शुरू हो जाएगी, जो कि मराठों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रिटिश पे बात करना शुरू करेंगे। समझाने में है ना कोई कसर तो नहीं छोड़ी। आई होप कि आपको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया होगा। बार बार कहता हूँ कि कमेंट किया करो, जिससे मुझे अंदर से कॉन्फिडेंट फील होता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली डाला करूँगा। मिलता हूँ अब लाहौरी शाखा के साथ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।